7.5। लेकिन अगर इंडिया के अगर कंपेयर किया, अगर इंडिया में अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया में अगर कंपेयर किया जाए, देखो इंडिया में लेकिन बेसिस अलग है, लेकिन पाकिस्तान में बेसिस अलग है। इंडिया में अगर रिजर्वेशन की बात की जाए, इंडिया में अगर रिजर्वेशन की बात की जाए तो इंडिया में रिजर्वेशन की अगर बात की जाए तो जैसे सेंट्रल लेवल पर, जो अगर सेंट्रल लेवल की बात की जाए, जो है अगर 100% कोटा है, यानी कि किसमें, गवर्नमेंट जॉब में या पब्लिक जॉब्स में, पब्लिक जॉब में प्लस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर 100 वैकेंसी हैं, उसमें एससी के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए जो 2019 में 10% जोड़ा गया, ठीक है। लेकिन रिजर्व कितना है, 59.5% है, यानी कि 59.5 जो है पाकिस्तान, इंडिया में जो कोटा रिजर्व है, क्या है, ठीक है। क्यों है वो समझेंगे। एसटी के लिए यानी कि 15% है, एसटी के लिए अगर बात की जाए यानी कि 7.5% है, ओबीसी के लिए 27 जो इंदिरा साहनीवाद केस के बाद आया था 1990 में। तो अगर ये टोटल कोटे की अगर टोटल कोटा जोड़ा जाए तो कितना हो जाता है, रिजर्व कितना, 59.5। लेकिन पाकिस्तान में कितना है, 92.5, 92.5 यानी कि 92.5 जो है पाकिस्तान में कोटा रिजर्व है। इंडिया में कोटा रिजर्व कितना है, 59.5। तो अगर ओपन मेरिट बेस पर देखा जाए या ओपन देखा जाए या जनरल देखा जाए तो 41.5 यानी 41.5 जो कोटा जो है भारत में मेरिट बेस पर है, यानी ओपन है। और पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में मेरिट बेस पर कोटा कितना है, 7.5% यानी कि 7.5% ओपन बेस कोटा है पाकिस्तान, ठीक है। अगर ये हमने एक तरीके से पाकिस्तान और भारत के रिजर्वेशन का स्ट्रक्चर को समझा, इससे अगर ये तो अभी इससे जाना नॉलेज, इससे क्या है, तो हमने डेटा एनालिसिस की बात की, डेटा इंटरप्रिटेशन की बात की, एक तरीके से डेटा रिजर्वेशन या जो कोटा है उसका हमने एक तरीके से प्रतिशत के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन रिजर्वेशन पॉलिसी पाकिस्तान में कैसे इंट्रोड्यूस की गई, कब इंट्रोड्यूस की गई, किसने इंट्रोड्यूस की गई, कौन कौन से चेंजेस आए गए, किसने क्या चेंजेस किए गए, वो समझेंगे पूरे विस्तार के साथ। ये समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से हम पूरी चीज को समझने का प्रयास हम कर पाएंगे, क्योंकि तब हम एक पाकिस्तान के रिजर्वेशन को समझेंगे और इंडिया के रिजर्वेशन समझेंगे, तब एक हम रिजर्वेशन को लेकर एक मत बना पाएंगे, ओपिनियन बना पाएंगे। एक डेमोक्रेटिक मत बनाना है, हमें एक विचारधारा को नहीं फॉलो करना है, बल्कि हमें एक लॉजिक तरीके से, रैशनल तरीके से सोच समझकर, विजडम के हिसाब से हमें एक अपनी जो है एक व्यू बनाना है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमें बाइनरी में नहीं फंसना है, 0-1 में होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, 0, ऐसा नहीं, बाइनरी में नहीं फंसना, बल्कि लॉजिक होनी चाहिए आपके पास, तार्किक शक्ति, तार्किक आपकी प्रमाण होनी चाहिए। तब हम रिजर्वेशन को लेकर मतभेद, रिजर्वेशन को लेकर जो जितनी मतभेद है उनको हम सॉल्व कर पाएंगे, या डिस्प्यूट है उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं पाकिस्तान की जो है रिजर्वेशन कोटा सिस्टम का कैसे विस्तार किया गया, कैसे रिजर्वेशन पॉलिसी में चेंजेस हुए, वो हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो पहले मैं ये रिजर्वेशन जो शब्द है, कोटा है, उसको मैं परिभाषित करता हूं। देखो 2 शब्द हैं जो बहुत प्रचलित है, कोटा या रिजर्वेशन। मतलब ये शब्द देखने को जिन लोगों को इनका लाभ नहीं मिलता है, वो लोग के लिए ये शब्द बहुत ही नकारात्मक हो सकते हैं। उनके लिए घृणा के लिए ये शब्द घृणादायक शब्द हो सकते हैं, उनको बुरा लगता है ये शब्द सुनने से।
लेकिन रियलिटी ये है कि आप अगर आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपको इस चीज को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो रिजर्वेशन जो पॉलिसी है या कोटा जो पॉलिसी है वो क्यों इंट्रोड्यूस की जाती है? सबसे पहले हमें यह समझना है क्यों इंट्रोड्यूस की जाती है। क्यों? अगर देखा जाए जैसे रिजर्वेशन कोटा है, कोटा पॉलिसी है, ये अफर्मेटिव एक्शंस के फॉर्म है। क्या है ये फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शंस को हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक कार्रवाई। सकारात्मक कार्रवाई, इसका कहने का मतलब ये है जैसे सभ्यता या सिविलाइजेशन या कोई देश जब डेवलपमेंट करता है तो उसकी विकास की मुख्य धारा होती है। क्या होती है? विकास की मुख्य धारा होती है। जैसे अगर कोई देश है, कोई देश अगर जब डेवलपमेंट करता है या विकास करता है तो जैसे अगर वो विकास करता है तो ये विकास की मुख्य धारा है। तो विकास की मुख्य धारा है, विकास की मुख्य धारा सामाजिक आर्थिक विकास की जो मुख्य धारा है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो विकास की मुख्य धारा, इससे एक्सक्लूड हो चुके हैं। जो वर्ग जो समुदाय इससे एक्सक्लूड हो चुके हैं या जो मार्जिनलाइज हो गए, एक्सक्लूड होना या फिर इस विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं, तो वो उनका सामाजिक पिछड़ापन है, आर्थिक पिछड़ापन है, एजुकेशन रूप से बैकवर्ड हो गए, सामाजिक रूप से बैकवर्ड हो गए, कमजोर हो गए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। तो इसलिए क्या करता है, जो वेलफेयर स्टेट, जिन देशों में, जिन कंट्रीज में वेलफेयर स्टेट होता है, वहां पर वेलफेयर पॉलिटिकल सिस्टम होता है, पॉलिटिकल स्टेट होता है, वो क्या करता है, इन समुदायों का विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अफर्मेटिव एक्शन यानी कि सकारात्मक कार्रवाई जैसे प्रयास करता है। तो सकारात्मक कार्रवाई में क्या करता है, जैसे वहां पे सब्सिडी देगा, वेलफेयर स्कीम चलाएगा या पॉलिसी लाएगा, स्कीम्स चलाएगा, पॉलिसी लाएगा, प्रोग्राम्स लाएगा। जिनके पास घर नहीं है उनको लिए घर देगा, प्रधानमंत्री आवास योजना हुई। जल नहीं पहुंच पा रहा तो जल उपलब्ध कराएगा, तो राष्ट्रीय जल मिशन आ गया। खाद्यान्न नहीं है, भूखे हैं, जिनको भोजन नहीं मिलता है, तो उनके लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आएगा। तो ऐसे सरकारें काम करती हैं और वेलफेयर स्टेट में ऐसा ही होता है। लेकिन उसमें ये तो है, लेकिन विकास की मुख्य धारा में उनका पार्टिसिपेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट या इंक्लूसिव पॉलिसी अपनाने के लिए सरकार क्या करती है, अफर्मेटिव कोटा सिस्टम को, जिससे जो अफर्मेटिव एक्शन के रूप में कोटा सिस्टम या जो है रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करती है। अब जैसे इंडिया में अगर बात की जाए तो SC ST है, OBC है, EWS है। तो अब बेसिस चेंज कर दी गई, इनका भी कहीं ना कहीं जो जनरल कास्ट के हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनका भी प्रशासन में और एजुकेशन सेक्टर में या एजुकेशन जो शैक्षणिक संस्थान हैं, कॉलेज हैं, उनमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए या उनके बच्चे वहां पर पहुंचने के लिए सरकार 10% कोटा दे रही है, रिजर्व कर रही है। लेकिन अफर्मेटिव एक्शंस का एक पार्ट क्या है, एक पार्ट तो वेलफेयर स्कीम है, सब्सिडी है, लेकिन दूसरा एक प्रोग्राम, दूसरा भी कोई दूसरे रूप से भी अफर्मेटिव एक्शन को जो एग्जीक्यूट किया जा सकता है, इंप्लीमेंट किया जा सकता है, वो कोटा सिस्टम के माध्यम से कर सकते हैं। पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में प्रारंभ में मुहाजिरों को दिया गया था, लगभग लियाकती खान ने 15% सीटें मुहाजिरों के लिए 1948 में रिजर्व कर दी गई थी, तो मुहाजिरों को दिया गया। फिर जो है 1980 में आम कोटा दिया गया, आर्म फोर्स का कोटा दिया गया। जिया उल हक जो जनरल थे उस समय के पाकिस्तान के, उन्होंने 1980 में अब 1990 में
बेनजीर भुट्टो पीएम बनी। बेनजीर भुट्टो पीएम बनी तो इन्होंने क्या किया, 10% कोटा महिलाओं को दिया गया, 5% कोटा माइनॉरिटी को दिया गया, 10% कोटा वुमेन को दिया गया, 5% कोटा माइनॉरिटी को दिया गया। ठीक है, क्योंकि ये समुदाय और डिसेबल पर्सन थे, यानी कि जो विकलांग जो थे उनको 2% कोटा दे दिया गया। किसने? बेनजीर भुट्टो 1990 में पाकिस्तान की पीएम बनी थी और इन्होंने ऐसे कोटा सिस्टम को विस्तार किया गया। तो इसके विकास की मुख्य धारा में जो सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, इनको जो मार्जिनलाइज सोसाइटी है, मार्जिनलाइज सेक्शन है या वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी या मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो विकास की मुख्य धारा से कट गए हैं, जो उनको जोड़ने के लिए जो एक्सक्लूड हो गए या फिर उनको जोड़ने के लिए सरकार एफर्मेटिव एक्शन लाती है। क्यों लाती है सरकार? क्या कर रही है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लक्ष्य को प्राप्त करने के किसके माध्यम से? अफर्मेटिव एक्शन के माध्यम से। तो अफर्मेटिव एक्शन के माध्यम कई हो सकते हैं, या वेलफेयर स्कीम ला सकते हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स ला सकते हैं, सब्सिडीज ला सकते हैं। जैसे खाद्यान्न नहीं है तो पीडीएस के माध्यम से गरीबों को खाद्यान्न मिलता है। तो यही है कि अभी हमने समझा कि रिजर्वेशन क्यों आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है कि मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शन है, वीकर सेक्शन है, उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए या इंक्लूसिव डेवलपमेंट एस्टेब्लिश करने के लिए या इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार है जो है इस तरीके का प्रोग्राम